नमस्कार दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी श्रृंखला के अंतर्गत इससे पहले के वीडियो में हमने बात किया था संरचनात्मक प्लेट किनारे के बारे में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे विनाशात्मक प्लेट किनारों के बारे में। इससे रिलेटेड कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनकी चर्चा करेंगे और आखिर विनाशात्मक प्लेट किनारों से संबंधित परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उनका हम जिक्र करेंगे। तो पीछे एक डायग्राम बना हुआ है जिसके आधार पर हम आपको जानकारी बताएंगे कि आखिर कैसे कैसे इसको समझना है और कैसी कैसी ये घटनाएँ होती हैं उनकी हम बात करेंगे। तो चूँकि जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला के अंतर्गत हम बात कर रहे थे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, जिसमें मैंने बात किया था प्लेटों के जो किनारे होते हैं उनके आधार पर हमने बात की थी। तो एक होता है विनाशात्मक, एक संरचनात्मक, और तीसरा होता है संरक्षित। तो उसी में एक विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन जो है उसकी हम बात करने वाले हैं। दरअसल इसमें होता है कि दो प्लेटें जब पास में आती हैं तो पास में टकराने की वजह से जो भारी प्लेट होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो हल्की होती है वो ऊपर रहती है, और जो भारी प्लेट नीचे बैठ जाती है तो इसी को जो दोनों के टकराने की वजह से जो स्थिति बनती है उसको हम विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आती हैं। तो देखते हैं आखिर कैसे होता है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ आप इसको दक्षिण अमेरिका और एंडीज पर्वत श्रेणी प्लेटों की बात करें तो और नाजका प्लेट और उसके साथ में साउथ अमेरिकन प्लेट के संदर्भ में पढ़िएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये इसी के आधार पर मैंने इसको बताया। तो आइए देखते हैं, क्योंकि ये ऐसा एरिया था चूंकि मुझे इसमें पर्वत भी दिख रहा था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ज्वालामुखी भी हैं और यहाँ पर आपको गर्त भी देखने को मिल जा रही है, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा था। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बनाना चाहिए क्योंकि दो प्लेटें टकरा रही तो उसके ऊपर मैंने बताया। तो एक तरफ देखेंगे, क्योंकि इससे पहले जब मैंने प्लेट बता रहा था तो उसमें नाजका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट सब बताया था। तो उसी के क्रम में देखेंगे तो हमें नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट जो मैंने बताया था, नाजका प्लेट किस तरफ जाती है, पूरब की तरफ जा रही है। तो पूरब की तरफ जाएगी, ये किस तरफ आएगी, साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो पश्चिम की तरफ जाएगी। तो उनके टकराने की वजह से स्थिति बनेगी, तभी हम देखेंगे कि आखिर कैसे एंडीज का निर्माण हुआ है। आइए देखते हैं। तो दरअसल सबसे पहले बता दें कि दो प्लेटें एक दूसरे के जब पास आती हैं, मतलब टकराती हैं, दोनों की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होती है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने आ जाती है तो टकराती हैं। टकराने की वजह से जो प्लेट जो भारी होती है वो नीचे बैठ जाती है, जो हल्की होती है वो ऊपर रहती है। भारी और हल्के को लेकर के मैंने आपको बताया था कि जो महासागरीय प्लेट होती हैं उनका घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से महासागरीय प्लेटें भारी होती हैं और जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं उनका घनत्व कम होता है। चूँकि सिलिका की बनी होती हैं इसलिए वो क्या होता है कि वो सिलिका की बनी का मतलब क्या, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए वो क्या होती हैं, हल्की होती। तो महासागरीय प्लेटें हमेशा हल्की होती हैं और जो महाद्वीपीय प्लेटें वो हल्की होती हैं और जो महासागरीय प्लेटें होती हैं वो भारी होती हैं। तो महासागरीय प्लेटें जो हैं हमेशा महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे की ओर जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो महासागरीय प्लेट अर्थात जो नाजका प्लेट है वो किसके नीचे जा रही है, यहाँ पर देखिए नाजका प्लेट जो है वो साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे की तरफ जा रही है। तो नीचे की तरफ जा रही है, तो आइए फिर इसके आगे की कहानी समझते हैं। ये आप देख रहे हैं नाजका प्लेट, ये देख रहे हैं साउथ अमेरिकन प्लेट। तो एक प्लेट मैंने बताया कि ये क्या है, ये महासागरीय प्लेट है नाजका प्लेट, और ये क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये प्लेट क्या होगी कि इसके नीचे जाएगी। नीचे जाने पर क्या होगा कि आप जान रहे हैं कि प्लेटों के नीचे जो है आपको स्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल आपको देखने को मिलता है। और वहाँ पर जैसे 100 किलोमीटर के अंदर की तरफ, तो वहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये जब स्थेनोस्फीयर में जब ये नीचे की तरफ जो नाजका प्लेट नीचे जाएगी, तो नीचे जाएगी कहाँ, नीचे जाएगी मतलब क्रस्ट जब नीचे जाएगा तो एस्थेनोस्फीयर में ही तो जाएगा। एस्थेनोस्फीयर में जब ये नीचे जाता है तो ये प्लेट जो होती है वो गलने लग जाती है। यहाँ पर क्या होता है, जो प्लेट जो होती है वो गलने लग जाती है, और जो ये वाला होता है इसको सबडक्शन बोलते हैं। मतलब प्लेट क्या, सबडक्शन मतलब कि नीचे की तरफ जाती है, उसको सबडक्शन बोला जाता है। और ये जो एरिया जो बनता है जहाँ पर प्लेट मेल्ट होती है, मतलब कि प्लेट गलने लग जाती है, यहाँ पर यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर जो मैग्मा होता है उसकी मात्रा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो ये वाला जो एरिया जहाँ पर ये जो प्लेटें जो यहाँ पर ये जो मेल्ट हो रही है, मतलब प्लेटें जो एक तरीके से कह सकते हैं गलने लग जाती है, इस एरिया को बोलते हैं बेनियाफ जोन। बेनियाफ एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के आधार पर इसका नाम रखा गया बेनियाफ जोन। जहाँ पर प्लेटें गलती है उसको क्या बोलते हैं, बेनियाफ जोन बोलते हैं। लेकिन अब प्लेटें गलेंगी तो सीधी बात है, प्लेट जब नीचे गलेगी तो इसका जो लावा होगा, मतलब मैं बार बार लावा कह रहा हूँ तो आप इसको समझ लीजिएगा, जो धरातल के ऊपर आ जाता है तो उसको लावा, जब अंदर रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। तो आप समझ लीजिएगा, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, मैग्मा ही समझिएगा। तो यहाँ पर मैग्मा की मात्रा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मैग्मा ऊपर की तरफ जाए या तो मैग्मा यहीं रहे। अगर जो एक लेवल तक अगर जो ये प्लेट कम धसी हुई है, मतलब कम अंदर गई हुई है, और तो ये मैग्मा जो यहाँ पे मेल्ट होगा उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो वो इतना ज़्यादा जोर नहीं लगा पाती है वो जो महाद्वीपीय प्लेट के ऊपर कि उसको तोड़ करके ऊपर लावा के रूप में निकल आए, सीधी बात है। तो
अब यहाँ पर जब ये होता है कि जब ये प्लेट यहाँ पर धंसती है तो यहाँ पर अगर जो प्लेट और धीरे धीरे धंसती चली जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इसका जो जो यहाँ पर मैग्मा की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। तो मैग्मा की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ इस तरीके से यहाँ पर लावा के रूप में यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलता है और ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और बता दूं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि आखिर कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मेरे पास ये एक रजिस्टर है, इसमें हम बात करेंगे। तो जैसे एक प्लेट मेरी ये हाथ की होगी, एक प्लेट ये हो गई। इस प्लेट में जब क्या करते हैं, क्योंकि जो प्लेटें एक दूसरे से टकराने की वजह से क्या होता है कि बीच का एरिया ऊपर उठ जाता है। तो ये ऊपर की एरिया जैसे मान लीजिए जैसे प्रेशर डालेंगे तो ये एरिया बीच का क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। और इसी में अवसाद वगैरह जो होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठने की वजह से यहाँ पर पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि इसी की वजह से पर्वत वगैरह बनते हैं। यहाँ पर भूसन्नति आगे जब हम पर्वतों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत बताएंगे तो उसमें हम इन सब का जिक्र करेंगे। तो होता क्या कि दो प्लेटों की टकराने की वजह से जो ये प्लेट पहले कुछ दूर रही होगी तो उनके बीच में जो मलबा था उसकी वजह से क्या हुआ कि प्लेट जब टकराने की वजह से ये ऊपर की ओर एंडीज पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। एंडीज पर्वत श्रेणी का क्या हुआ, उससे निर्माण हुआ। अब लेकिन जो ये प्लेट और नीचे की तरफ चली गई और नीचे जाएगी तो यहाँ पर जो ये प्लेट है वो मैग्मा की तरीके से कह सकते हैं ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी एथेनोस्फीयर में। जब मेल्ट हो जाएगी तो अगर जो ये ज़्यादा है इसकी, अगर जो और ज़्यादा अंदर चली जाएगी, मतलब और ज़्यादा अंदर गलने लगेगी, गलने की वजह से होगा ये कि लावा की मात्रा यहाँ मतलब मैग्मा की मात्रा यहाँ पर बढ़ेगी। और मैग्मा की मात्रा जब बढ़ेगी तो ये ऊपर के जो पर्वत है उसको तोड़ करके इतनी तेज़ी से ऊपर की तरफ निकलने लगेगा और ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो चिंबाराज हो, कोटापैक्सी हो, ओजस डेल सलाडो, बहुत सारे यहाँ पर ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं। इसी वजह से क्योंकि ये प्लेट और अंदर धंस गई है, इसका लावा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर जो ये प्लेट कम धंसती है और लावा की मात्रा यहाँ पर कम होती तो हिमालय की जैसी स्थिति बनती है। ये लावा के अंदर मतलब कि जो मैग्मा है उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती है कि वो पर्वत को तोड़ करके ऊपर निकल आए। तो यहाँ पर फिर स्थिति क्या बनेगी, फिर यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि जो ये लावा होता है, ये चूँकि लावा तो ये गलने की वजह से जो मैग्मा है उसकी मात्रा तो बढ़ ही रही है। मैग्मा की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक ये जो मैग्मा है यहाँ से इस तरीके से चलने लग जाता है। यहाँ से जा करके, चूंकि मैंने बताया था कि जो एक प्लेट जो होती है वो जिसका एक किनारा जो होता है विनाशात्मक होता है, कहीं से खिसक के आ रही तो उसका दूसरा किनारा संरचनात्मक भी होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव भी होता है। तो यहाँ पर देखें तो जो बेनी ऑफ जोन्स यहाँ पर देखें तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होती है, एक लावा की एक मतलब लावा मैं कह रहा हूँ बार बार, आप मैग्मा समझ लीजिएगा। मैग्मा जो होता है वो इस तरीके से यहाँ पर संचलन करने लग जाता है। संचलन करने के बाद में वो जहाँ पर ये दो प्लेटें आपस में दूर जा रही थी, मतलब संरचना हो रही थी, तो पैसिफिक प्लेट नाजका प्लेट के बीच का जो एरिया था यहाँ से लावा जो है बाहर निकलने लग जाता है और यहाँ से आसपास के एरिया में फैलने लग जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। और जो ये वाला एरिया होता है इसको जो मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं। और चूंकि जब हम बात कर रहे हैं नाजका प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में तो इसको ईस्ट पैसिफिक रिज बोला जाता है। ईस्ट पैसिफिक रिज है ये, याद रखिएगा ये वाला एरिया। तो यहाँ से क्या होता है, अब इसमें दो बातें याद रखिएगा। एक तो यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया भी ऊपर की ओर हो रही, देखिए यहाँ पर एंडीज लिखा हुआ है। यहाँ पर जब प्लेट नीचे की तरफ गलेगी तो यहाँ पर लावा जो मात्रा उसकी बढ़ेगी। बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो एंडीज पर्वत श्रेणी को तोड़ता हुआ अंदर की तरफ जो हल्की सी भी गैप मिलेगी तो उसको तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाता है और वो ज्वालामुखी के रूप में आपको देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ज्वालामुखी के रूप में ऊपर चला आता है। कुछ लावा सर्किल के रूप में यहाँ पर भी आता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर कन्वेक्शन करंट ऊपर उठते हैं। कन्वेक्शन करंट उठने की वजह से क्या होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर ऊपर की तरफ पड़ता है कि ये ऊपर की तरफ ज्वालामुखी के रूप में आपको देखने को मिलने लगता है। लेकिन इसमें एक ये भी रहता है कि ये वाला एरिया यहाँ पर जब लावा ज़्यादा भी होता है तो ये इस तरफ भी आता है, याद रखिएगा ये इस तरफ भी आता है। हालांकि ऐसा नहीं, आगे की तरफ भी जाएगा क्योंकि ये प्लेट यहाँ पर टकरा रही है तो आगे की तरफ ये जो मिड अटलांटिक रिज की तरफ ये संरचनात्मक ही होगी तो उस तरफ भी चला था। लेकिन मैं समझाने के तौर बता रहा हूँ कि इस तरफ आ रहा है। इस तरफ आने के बाद में यहाँ से जो ईस्ट पैसिफिक रिज है यहाँ से आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर आप आता है। चूँकि पैसिफिक रिज के अंदर की तरफ है, मतलब ये पैसिफिक रिज ये महासागर के अंदर की कहानी है तो ये ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है और ये अंदर ही एक रिज के रूप में आपको देखने को मिलता है। और यहीं से क्या सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लावा जमता जाएगा, प्लेट दूर खिसकती जाएंगी, लावा जमता जाएगा तो इसको बोलेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग।
तो महासागरीय नितल प्रसरण, और ये बेनियाफ जोन है। अब इसमें देखिए ये सबडक्शन जोन, जो ये वाला एरिया होता है जहाँ पर प्लेट नीचे सबडक्ट होती है, मतलब नीचे की तरफ आती है, धंसती है, उसको सबडक्शन जोन बोलते हैं। लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं उत्क्षेपण। एक होता है नीचे की तरफ जाना, या इसको बोलते हैं ऑब्डक्शन। होता यही कि जब जो महासागरीय प्लेट है, जब किसी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे आती है, तो महाद्वीपीय प्लेट का जो महाद्वीप प्लेट के अंदर महासागरीय प्लेट का मलबा जो है वो चला जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखें तो नाजका प्लेट का जो यहाँ पर आया हुआ मलबा था, जब यहाँ पर एंडीज बन रही थी, एंडीज पर बना, तो इसका प्लेट का मलबा जो था वो ऊपर की तरफ एंडीज में आ गया। तो इस जो ये इसका मलबा मतलब ना जो ये वाला एरिया, मतलब कि इसका प्लेट और पैसिफिक प्लेट से ये दूर जाती है। यहाँ पर क्या होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और यहाँ पर मिडियोसनिक रिज वगैरह आपको दिखती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो नाजका प्लेट से यहाँ पर मलबा था, ये ऊपर की तरफ इसके अंदर आता है, अर्थात जो ये आप देख रहे हैं, ये जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये मलबे के रूप में यहाँ पर एंडीज के रूप में आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे हिमालय में, तो हिमालय में आपको देखने को मिलता है कि आप जब हिमालय को देखेंगे तो आपको हिमालय में आपको कहते हैं कि मछलियों के अवशेष देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था, जो भूमध्य सागर से होता हुआ आप देखेंगे पूरा एक मतलब एक सागर हुआ करता था। आगे चल करके टेथिस भूसन्नति के ऊपर उठने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है, तो वहाँ पर आपको मछलियों के अवशेष अभी भी देखने को मिलते हैं हिमालय में। तो इस तरीके से ये नाजका प्लेट इस तरफ आती है। लेकिन अगर जो ये प्लेट महाद्वीपीय होती है, यहाँ पर आप महाद्वीप का अंश होता है या ऐसा कुछ होता, तो यहाँ पर आपको एक कह सकते हैं जो गंगा का मैदान जैसे यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पे मैदान मिलता है। लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी है, ये प्लेट धंसने की वजह से कौन सी पेरू चिली ट्रेंच, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर एक गर्त आपको देखने को मिलती है, पेरू चिली ट्रेंच। पेरू देश है और चिली देश है, उसकी ट्रेंच यहाँ पर गर्त आपको देखने को मिलती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये उत्क्षेपण क्या होता है, सबडक्शन क्या होता है, उनको याद रखिएगा। और इसमें हम बात करेंगे तो ये नाजका प्लेट वगैरह इन सबको याद रखिएगा, परीक्षा में इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ इनको आप याद रखिएगा। बाकी जैसे एंडीज है, एंडीज में से मान लीजिए जैसे कोई बहुत पुराना हो जाता, ये और पुराना हो जाएगा, तो ये यहाँ पर और भी आपको ज्वालामुखी क्रिया देखने को मिलेगी, ये प्लेट और अंदर जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर मैग्मा बनेगा और मैग्मा बनेगा, तो ये और ऊपर जाएगी। तो प्रश्न आता है बेनियाफ जोन किसे कहते हैं, जब बेनियाफ जोन का संबंध किससे है, तो बेनियाफ जोन का संबंध आपको देखने को मिलेगा कि जो विनाशात्मक प्लेट किनारों पर एक प्लेट के नीचे प्लेट जब दूसरी प्लेट धंसती है, तो वहाँ पर जब जो एक प्लेट धंसने की वजह जो एक तरह जो मेल्ट होता है, जो प्लेट जो मेल्ट होती है, उसी क्षेत्र को बोलते हैं बेनियाफ जोन। ये मैग्मा का एरिया, यहाँ पर मैग्मा जो है ये ऊपर की तरफ टक्कर मारता है, टक्कर मारने की वजह से यहाँ पर छोटी छोटी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे आप चिम्बाराज और बहुत सारे जो ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं, पूरा आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से जैसे इधर मैंने बताया पैसिफिक और नाजका प्लेटें दूर जा रही हैं, एथनोस्फीयर। वैसे में टर्म क्या क्या आप याद रखेंगे, सबसे पहले याद रखिए विनाशात्मक प्लेट किनारे पर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे के पास आती टकराती हैं, भारी प्लेट नीचे बैठ जाती है, हल्की प्लेट ऊपर रहती है। अब ये तो बात मैंने बताया कि इसमें एक प्लेट ओशियन है और दूसरी प्लेट कौन सी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। लेकिन अब इसमें अब दो तरीके से और समझ सकते हैं। अगर जो दोनों प्लेटें जो होती है वो महासागर होता और महासागर होता, दो महासागरी आपस में टकरा जाती, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़े कोई पर्वत आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर अवसादों के अभाव की वजह से यहाँ पर आपको पर्वत देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर आपको लेकिन छोटी छोटी नितली पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, वो मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर अवसादों के अभाव की वजह से, नदियों के द्वारा जो अवसाद वगैरह है उनके अभाव की वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऊँचा कोई पर्वत वगैरह तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ ये कि यहाँ पर छोटे छोटे आपको यहाँ पर आपको नितली पहाड़ियाँ, जो आपको तल में छोटी छोटी पहाड़ियाँ वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेंगी महासागर और महासागर में। अगर जो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय है, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय की टकराने की वजह से क्या होगा, इन दोनों के टकराने से पर्वत का निर्माण भी होगा, और जितना ज़्यादा अंदर एक प्लेट दूसरे प्लेट नीचे जाती है। अब इसमें भी जैसे महाद्वीपीय आप कहेंगे इसमें कौन सी हल्की है कौन सी भारी है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों महाद्वीप हैं। तो मैंने बताया कि महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है, लेकिन वो प्लेट जिस पर, क्योंकि कोई भी प्लेट पूरी महाद्वीपीय नहीं आपको देखने को मिलेगी, उसमें एक अंश होता है कि महाद्वीप का हिस्सा ज़्यादा है, मतलब कि स्थलखंड का हिस्सा ज़्यादा है या जलखंड का। अगर जो आप देखेंगे तो जलखंड का हिस्सा अगर जो ज़्यादा जिस प्लेट पे वो भारी होगी, तो जैसे आप इंडियन प्लेट को देखते हो उसमें जलखंड का एरिया ज़्यादा है, और भारत में देखेंगे तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है उस प्लेट, लेकिन वो प्लेट भारी प्लेट है यूरेशियन प्लेट की तुलना में।
तो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट के टकराने की वजह से क्या होगा, जिस एरिया पर मतलब जिस प्लेट पर आपको जो जल राशि आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी वो भारी होगी। जिस तरीके से इंडियन प्लेट में है तो वो भारी है, वो नीचे धंस गई तो वहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी दिखेगा आपको, पर्वत भी दिखेगा और ज़्यादा समय बीतेगा तो वहाँ पर आपको ज्वालामुखी की क्रिया भी देखने को मिल सकती है। लेकिन आपके टाइम पर नहीं देखने को मिलेगी, कभी 2-4 दिनों में या 2-4-10 सालों में ऐसी क्रिया देखने को मिल जाएगी कि मतलब हम देखते देखते ज्वालामुखी फूटने लगे, ऐसा नहीं होगा। वो काफ़ी लंबी चरणबद्ध तरीके से काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसी क्रिया आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये भूकंप के झटके आपको हर तरफ से महसूस होंगे। जितना प्लेट नीचे जाएगी ये पूरा एरिया झटके में आएगा और पूरा भूकंप वगैरह महसूस किए जाएंगे। और ये वाला क्योंकि आप जाने पूरा चिली के आसपास का पूरा एरिया आप देखिए, बॉर्डर लाइन पूरा का पूरा यहाँ पर आप देखेंगे तो भूकंप खूब आते हैं। तो यहाँ पर भूकंप भी आएंगे, ज्वालामुखी की क्रिया भी होगी, पर्वतों का निर्माण भी होगा। लेकिन अभी इसमें अगर जो एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय दो प्लेटों, जैसे मैं ये बता रहा हूँ तो ये कहानी है। इसमें आपको इसमें महाद्वीपीय और महासागरीय में आपको गर्त भी देखने को मिल सकती है, पर्वत भी देखने को मिल सकता है और ये ज्वालामुखी की क्रिया भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इन सब जो भी मैंने बताया इनको याद रखिए। जैसे आप इसमें भी आप देखेंगे साउथ अमेरिकन प्लेट की मैं बात कर रहा था, साउथ अमेरिकन प्लेट में जो एक तरीके से कह सकते हैं महाद्वीप का एरिया ज़्यादा है और उसके पीछे जाएंगे तो ये अटलांटिक का एरिया भी इस पर आता है, लेकिन वो एरिया कम है। लेकिन चूंकि टकरा यहाँ से नहीं तो आपको इस एरिया को लेकर के ध्यान में चलना है। अभी उस तरफ अटलांटिक की तरफ से अगर टकरा रही होती तो फिर वही प्लेट भारी हो जाती, तो इसको आप याद रखेगा। तो ये महाद्वीपीय महासागरीय, महासागरीय महासागरीय और महाद्वीपीय महाद्वीपीय ये प्लेटें हैं। और ये पूरी कहानी जो मैंने बताया, संरक्षी में एक दूसरे से पास में रगड़ते हैं, इसलिए संरक्षी का कोई खास उसमें कोई मुझे लग नहीं रहा था कि उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसमें बात करेंगे जो संतुलन के सिद्धांत एरियोप्राट की संकल्पना के बारे में बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।